जी अस्सलाम वालेकुम। फिर आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 114, ये हमारा इस सेशन का सेकंड लास्ट लेक्चर। अच्छा, इसमें क्या खास बात है? तो हर सेशन में होता है ऐसे। हाँ, जो हर सेशन में नहीं होता, हाँ, वो है असाइनमेंट की बेसिस पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज ये कैटेगरीज ऑफ आईटी जनरल कंट्रोल ये तो पढ़ ही लेंगे हम। हाँ जी, पहले हाँ जी अनाउंसमेंट। अच्छा, आपको वीक ये हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया ये प्रैक्टिस, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन से हम इसे स्टार्ट से इम्प्लीमेंट करेंगे। आइडिया ये था, मैं आपके साथ शेयर कर दूं। बहरहाल आइडिया ये था हमारी क्लास में, मतलब बल्कि किसी भी क्लास में बाकी में भी, एक एब्सेंटीज़म ज़्यादा होता है, यानी स्टूडेंट छुट्टियां ज़्यादा करते हैं, और दूसरा होम असाइनमेंट भी करके नहीं आते, जिससे परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। यानी चाहे आपने जितनी ज़्यादा मर्ज़ी टीचर मेहनत करवाए या स्टूडेंट मेहनत करे खुद से घर में, जब तक वो पूरे लेक्चर अटेंड नहीं करेगा, असाइनमेंट नहीं करेगा, वो यूटिलिटी हासिल नहीं कर पाता जो कि एक लेक्चर में उसे हासिल करनी चाहिए। तो इसमें एब्सेंटीज़म को कम करने के लिए और असाइनमेंट की आदत डालने के लिए हमने एक छोटा सा सिस्टम अनाउंस किया था कि डेली बेसिस पे आपको होम असाइनमेंट दी जाएगी। आपकी होम असाइनमेंट डेली बेसिस पे ही चेक होगी, उसमें मार्क कर दिया जाएगा डेट्स के साथ। और वीकेंड पे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरे वीक में असाइनमेंट की हैं बगैर कोई दिन एब्सेंट हुए या बगैर कोई दिन असाइनमेंट छोड़े, उन्हें वीकेंड पे प्राइज़ दिया जाएगा। ये इंटरवल बहुत ज़्यादा नहीं रखा गया, महीना इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि बाज़ औक़ात होता है एक दो छुट्टियाँ इंसान किसी इमरजेंसी के, तो कम से कम उस सूरत में वो वीक डिस्टर्ब हो आपका, बाकी के वीक सिक्योर रहे। तो वीकली इंटरवल के ऊपर हमने ये रखा था। और इसमें अब कुछ स्टूडेंट्स के जजमेंटल हमने बड़ी एहतियात के साथ इसको चेक किया है। वो भाई रात को 12-1 बजे तक चेक करते रहे हैं इसको। लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर शायद जजमेंटल डिफरेंस आएगा। अगर इसके ऊपर आपको किसी भी किस्म का कोई डिसएग्रीमेंट है, क्लास के बाद आप अपनी असाइनमेंट टीए के साथ डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कशन के लिए वो ओपन है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चूँकि बड़ी एहतियात के साथ ये काम किया गया है, इसलिए इसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है इस लिस्ट में। लेकिन बहरहाल अगर आपको किसी वजह से इशू है तो वो आप शेयर कर सकते हैं। इसमें जो बड़ी कुछ प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट करवाई हैं, यानी क्लेम किया है कि उनकी असाइनमेंट कंप्लीट हैं, उनमें कुछ इश्यूज थे कि 1-2 स्टेम्स मिसिंग थी। इसका मतलब ये आपने असाइनमेंट तो शायद की होगी, लेकिन मंडे की असाइनमेंट आपने मंडे को चेक नहीं करवाई, वो ट्यूसडे को चेक करवा दी, तो उस पर सिर्फ एक ही स्टैम्प लगेगी, ज़ाहिर है ट्यूसडे वाली वो इशू। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने अटैम्प्ट नहीं किए कुछ स्टूडेंट्स ने। अब इसमें शायद थोड़ा सा फ़र्क आएगा कि वो क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हो गए थे या नहीं हुए थे। वो जो भी आपका इशू है वो आप क्लास के बाद डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके बाद अब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारा डिसाइड ये हुआ था कि जो कंप्लीट असाइनमेंट करेंगे पूरे हफ्ते की, उनका 500 रुपीज़ प्राइज़ मिलेगा, और जिन्होंने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं की उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ जी, तो नहीं, दुआएं भी हैं और आशीर्वाद भी साथ है। हाँ जी, तो एम रिजवान, मोहम्मद रिजवान शाबाश, मोहम्मद रिजवान भाई ने सारी असाइनमेंट्स क्लियर कंप्लीट की। फिर आलम मुगल भाई शाबाश, इनकी भी असाइनमेंट कंप्लीट। फिर बिलाल हुसैन शाबाश, ये बिलाल हुसैन भाई आपके भी, ये आजा भाई ज़रा थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा, बिलाल हुसैन को दीजिए। फिर एम जैद किधर, एम जैद शाबाश, ये एम जैद भाई को दीजिए प्राइज इनका। अली हमजा शाबाश, अली हमजा भाई को दीजिए। एम सोहेब 3-4। वल्द
अच्छा, आप सब नहीं हाथ नीचे कर दे भाई, कोई एक तो हाथ उठा ले के वो एब्सेंट है। किधर है? एम सोहेब, एम हैं? क्या क्या आपका नाम उमर है और आपको प्यार से सोहेब कहते हैं? ये कहते हैं? सही बता, क्या कहना क्या चाह रहा है? मुझे अच्छा अच्छा, आप सोहेब भाई नहीं है क्लास में? सोहेब भाई असाइनमेंट पक्की बात है। ये शाबाश शाबाश है। अब्दुल हादी भाई शाबाश, ये लीजिए अब्दुल हादी भाई ने भी असाइनमेंट। एम साद शाबाश। सैयद अली असगर किधर? सैयद अली असगर भाई शाबाश भाई, ये लीजिए। हारून इमरान भाई, हारून इमरान नहीं। अली मसूद भाई को दीजिए शाबाश भाई। देख ले दोनों और तो नहीं है। हमजा 6 हमजा आ गया। हमजा भाई, आप क्लास के बाद हमजा भाई ले लीजिए, हम मार्क कर लेते हैं। पहले आप फैसला कर लें हमजा है कौन आप में से। ये हमजा भाई को दीजिए। एम साद अभी किसको मिला प्राइज? किसको मिल गया? तूने? अली अब्बास किधर? अली अब्बास भाई को शाबाश, नहीं आए आज। बिलावल अवान, ये लीजिए बिलावल अवान भाई। एम साद इमरान, साद भाई आपने 4 क्वेश्चंस नहीं किए थे तो प्राइज के तो आप, लेकिन आप एब्सेंट थे आप। अली अब्बास किधर है? एब्सेंट है, उन्होंने आपको भेजा है। हाइब्रिड से शाबाश हाइब्रिड वाले शाबाश हाइब्रिड वाले भी काम करते हैं। ओ यस, किधर थे? साद इमरान भाई या एप्रिसिएशन के लिए आपको ये प्राइज दिया जाता है। शाबाश। अहमद फयाज किधर है भाई? अहमद तेरा नाम है? अहमद फयाज नहीं है। असलम हुसैन, अरसलान हुसैन नहीं है, ये असलम हुसैन है। एम जुनेद भाईजान 4 क्वेश्चन ही आपने अटेम्प्ट किए, 1 सवाल नहीं 4 थे। भाई मेरी आरती उतार रहे हो? गरबा चौक का बर्थ रखना तुमने? क्या है ये? क्या होता है? रिकॉर्डिंग हो रही है, काफी यूट्यूब पे आएगी, उधर से देख लेना। क्या यार कैसे? एम जुनेद ये 1 सवाल मिसिंग था ना, तो बस नहीं, एप्रिसिएशन के लिए। अरे भाई जल्दी कर ले जल्दी। फजल रहमान भाई तेरे कितने नाम है यार? हैं? आपके घर वालों को पता आपके कितने नाम है? फजल रहमान भाई इनकम्प्लीट असाइनमेंट है, कोई बात नहीं, लेकिन एप्रिसिएशन के लिए। फिर इसके बाद अब्दुल कदीर भाई शर्म तो नहीं आई तुझे? 13 क्वेश्चंस नहीं किए, 13, और फिर भी क्लेम कर रहा है प्राइज के लिए। 0 प्राइज, 0। मैं हैरान हो रहा था कौन है जिसे 13 सवाल नहीं किया और उसकी इतनी हिम्मत।
असाइनमेंट सबमिट करवा दी उसने। क्या समझ के असाइनमेंट सबमिट करवाए थे? ये मैट्रिक के पेपर चेक हो रहे हैं क्या? ये टिको ऑडिट होता है क्या यहाँ पे? चले कोई बात। उमर रफीक नहीं वो कह रहे हैं सर वो पेजेस ज़्यादा रह गए थे। हाँ, वो एक्स्ट्रा शीट साथ लगाई थी। शाबाश शाबाश शाबाश। ये हाँ, लेकिन जब चेक करवाएंगे फिर प्राइज मिलेगा। शाबाश शाबाश शाबाश। नहीं प्राइज बाद में, उमर रफीक भाई, उमर रफीक किधर है? हाइब्रिड में उमर रफीक। नहीं है। हाइब्रिड क्लास दिल्ली में हो रही है? इतनी देर तो नहीं लगती हाइब्रिड क्लास में आने से। जी अब आईडी अब जी 1 ये फीमेल में से 120984 1 शाबाश 500 रुपीज इनाम। शाबाश, ये दीजिएगा इनको। शाबाश 111210 शाबाश ये दीजिए। 118764 शाबाश। 118764 11 शाबाश, ये लीजिए आपकी। 117755 11 शाबाश, ये लीजिए। फिर इसके बाद 126635। आपने अपनी स्टैंप काउंट की थी असाइनमेंट की? आपकी एक स्टैंप मिसिंग है, वो चेक कर लीजिए। चलिए शाबाश, लेकिन आपने क्वेश्चन पूरे किया। अब ये ज़बानी कलामी हवाई शाबाश से गुजारा करें। हाँ जी, फिर है 108532 108532। नो क्वेश्चंस नहीं किया आपने इस रिपोर्ट। चेक 121262 1212 शाबाश। आपने 1212 हाँ, आपने भी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं की, लेकिन आपको अप्रिसिएशन फ्री है। और फिर आईडी ने लिखा मुकद्दस फातिमा, आईडी ने लिखा। शाबाश, ये लीजिए। आपने भी नहीं, आधी शाबाश। मुझे असाइनमेंट भी आधे थे। 2 क्वेश्चन नहीं किए बस उसी वजह से असाइनमेंट कंप्लीट हुआ। इतने क्वेश्चन किए तो वो भी कर लेते हैं, वो भी कर। क्लाइंट पे यही कहता है सर जी सिर्फ 2 वाउचर मिसिंग है, बाकी 98 वाउचर तो आपको दे दिए है ना। हम उसे कहते हैं स्कोप लिमिटेशन तो है, लेकिन शाबाश शाबाश शाबाश, अच्छी एफर्ट किया आपने। शाबाश। चलिए अच्छा, बाकी कोई है ना? चलो फिर शुरू हो जाओ। ना भाई, अरसलान हुसैन लिखा हुआ, वहाँ पे मिस्टेक हो गई पेंडिंग। अरसलान हुसैन लिखा। हाँ। तो अरसलान भाई आपने 4 क्वेश्चंस क्यों नहीं किए? 4 नहीं 3 नहीं किए, वो भी सर रिटर्न नहीं था मेरे पास। ओके शाबाश शाबाश। ये देखें सर, 3 क्वेश्चन नहीं किया। ये बाद में इन्वेस्टिगेशन वही करेंगे ना। शाबाश, ये अभी इंटरनल प्राइस तो ले लेना, बाद में कमी बेशी चेक करवा के एडजस्ट। नहीं मैं नहीं बता रहा, वो चेक करेंगे। बैठ जा भाई, बैठ जा। पिछली दफा मुझे याद है क्या किया था आपने। 15 बच्चों ने असाइनमेंट की थी तकरीबन, और 42 बच्चों ने इनाम ले लिए थे। याद है वो एक दफा जब? हाँ, मैं पूछ के दे रहा है सर। नहीं, आज हमने कंट्रोल, उस वीकनेस के बाद हमने कंट्रोल स्ट्रॉन्ग कर दिया। चलिए बस ठीक है, शाबाश। ओवरऑल इस पॉलिसी का बड़ा इफेक्टिव रिजल्ट रहा है। आपकी पार्टिसिपेशन बढ़िया, वरना इससे पहले जो मेरा एक्सपीरियंस है
आखिरी क्लास में इतने बच्चे नहीं होते, ठीक है, वो हफ्ता पहले निकल जाते हैं, तो कम से कम ये। और आप लोग असाइनमेंट भी करके आए हैं, शाबाश। देखें, आपको प्राइज देते हुए मुझे अपने दिल की बात बताता हूँ, मुझे खुशी होती है, अच्छा लगता है मुझे, और मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्राइज हो भाई। प्राइज हो असाइनमेंट की बेस पे था, टाइम कम है। असाइनमेंट हमारी टीए रूम में है, जो टीए रूम में पड़ी थी वो असाइनमेंट थी, वो बाद में चेक करवा लें, बाद में चेक। आपका कोई भी जजमेंटल डिफरेंस है वो बाद में भाई के साथ ये शेयर कर लीजिएगा, वो आपको एडजस्ट कर देंगे। फाइनल अथॉरिटी इन्हीं के पास है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने जो है वो चेकिंग नहीं की, चेकिंग इन्होंने की है, बड़ी मेहनत के साथ लिस्ट बनाई है, और मुझे इनके वक्त पे पूरी रिलायंस है। फिर भी कोई इशू है तो आप इनसे शेयर कर सकते हैं। अच्छा हार्ड ऐसा तो होता है, ऐसा ये ऐसा कौन सा होता है, ये कौन सा टूटा हुआ टेढ़ा चलिए बस अब असाइनमेंट की तरफ, सॉरी डिस्कशन की तरफ चलिए। अच्छा ठीक है, स्टार्ट, ठीक है। चलिए आईटी चैप्टर 13 लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव आईटी जनरल कंट्रोल की तरफ चलते हैं। कल के लेक्चर में हमने क्या सीखा था? हमने कंट्रोल्स की डेफिनेशन सीखी, फिर उसके बाद कंट्रोल्स की टाइप सीखी। टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स में हमने ये सीखा कि कंट्रोल हो सकते हैं प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव। हमने सीखा इसके अलावा कंट्रोल्स के टाइप में कंट्रोल्स हो सकते हैं जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल्स। जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल में क्या फर्क था? ऐसे कंट्रोल जो बहुत सी मैनी एप्लीकेशन को इफेक्ट करते हैं, जो ओवरऑल आईटी सिस्टम की इफेक्टिव फंक्शनिंग में दूसरी एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए काम आते हैं, वो कौन से कंट्रोल्स होते हैं? और जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन जैसे सेल्स एप्लीकेशन, पेरोल एप्लीकेशन से रिलेट कर रहे हों, वो एप्लीकेशन कंट्रोल्स होते हैं। हमने कल स्टडी किया एप्लीकेशन कंट्रोल्स के डिफरेंट टाइप्स, जिसमें हमने सीखा 4 टाइप्स होती हैं: इनपुट कंट्रोल्स, प्रोसेसिंग कंट्रोल्स, आउटपुट कंट्रोल्स, कंट्रोल्स ओवर मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा। इसमें सबसे अहम थे इनपुट कंट्रोल्स। इनपुट कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव यह होता है कि आप किसी भी सिस्टम में जो एंट्री कर रहे हैं, डाटा इनपुट कर रहे हैं, वो ऑथोराइज्ड हो, एक्यूरेट हो। इसमें हमने सीखा कि बहुत से कंट्रोल्स हैं। कंट्रोल्स, इनपुट कंट्रोल्स में हमने क्या स्टडी किया? हमने स्टडी किया लिमिट टेस्ट, हमने स्टडी किया रेंज टेस्ट, सीक्वेंस टेस्ट, एग्जिस्टेंस टेस्ट, डुप्लीकेशन टेस्ट, कंप्लीटनेस टेस्ट, बैच टेस्ट, बैच टोटल और चेक डिजिट। इसमें बाकी तो हमने डिस्कस कर लिए थे, चेक डिजिट रह गया था, वो इसी लेक्चर के एंड पे मैं शेयर करूंगा चेक डिजिट। जनरल कंट्रोल्स हमारे हो गए, सॉरी एप्लीकेशन कंट्रोल में सबसे अहम इनपुट कंट्रोल्स ही हैं। ये एग्जांपल जरूर ध्यान में रखिएगा, याद कीजिएगा, और हो सकता है वो आपसे आसान अगर क्वेश्चन पूछे तो 1-2 कंट्रोल्स आपको बता के कहीं इसको डिफाइन कर दो, एक्सप्लेन कर दो। या हो सकता है कि थोड़ा केस स्टडी स्टाइल में क्वेश्चन पूछे तो आपको एरर बताए कि ये एरर हो रहा है। हमारे कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं जो कि कंप्लीट फिल नहीं होते और सिस्टम उनको प्रोसेस कर देता है। बताइए कौन सा कंट्रोल सूटेबल होगा यहाँ पे? तो वो कौन सा कंट्रोल सूटेबल होगा यहाँ पे? कंप्लीटनेस चेक। आपने इस तरीके से उसको रिकमेंड करना, एरर वो बताएगा, आपने उसको रिकमेंड करना होगा कि क्या कंट्रोल यहाँ पे सूटेबल है। फिर उसके बाद आते हैं जनरल कंट्रोल्स की तरफ। आज का हमारा मेन लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है आईटी जनरल कंट्रोल को कवर करना। हमने अभी तक की डिस्कशन से ये सीखा हुआ है कि जनरल कंट्रोल ऐसे होते हैं जो किसी खास एप्लीकेशन से रिलेटेड नहीं होते। ये ऐसे कंट्रोल्स हैं जो तकरीबन सारे एप्लीकेशंस को इफेक्ट कर रहे होते हैं, उनसे रिलेट कर रहे होते हैं। आईटी जनरल कंट्रोल्स की 6 कैटेगरीज हैं। आईटी जनरल कंट्रोल्स की 6 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले इनके नाम देख लेते हैं। पहली कैटेगरी डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ आईटी सिस्टम। आईटी जनरल कंट्रोल की पहली कैटेगरी डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ आईटी सिस्टम।
दूसरी कैटेगरी डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिंग ऑफ चेंजेस टू प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिंग ऑफ चेंजेस टू प्रोग्राम। तीसरी कैटेगरी प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड चेंजेस टू प्रोग्राम एंड डाटा फाइल, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड चेंजेस टू program and data file. Fourth category using correct version of program and data file, using correct version. Fifth category access controls, access controls. Sixth category ensure continuity of operation. 6 कैटेगरी हो गई हमारी। आईटी जनरल कंट्रोल की कितनी कैटेगरी हुई? 6 कैटेगरी हुई। कौन कौन सी? सबसे पहले डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ आईटी सिस्टम, फिर कंट्रोल्स ओवर प्रोग्राम चेंजेस, फिर उसके बाद कंट्रोल प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड चेंजेस टू प्रोग्राम एंड डाटा फाइल, फिर यूजिंग करेक्ट वर्जन, फिर एक्सेस कंट्रोल, फिर लास्ट में इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस। ये 6 हेडिंग्स हैं। अभी हम हेडिंग्स के साथ फेमिलियर हुए हैं। इन कंट्रोल्स का स्कोप क्या है, ये कंट्रोल किस मकसद के लिए बनाए गए हैं, वो अभी हमें समझ नहीं आई। तो अब हम दोबारा से इनको पढ़ते हैं थोड़ा सा अब डिटेल में। पहले तो सिर्फ हेडिंग नाम पढ़ा, अब इनका मकसद, इनका ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं क्या है। डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ आईटी सिस्टम। देखिए आप थोड़ा छोटा सा मोबाइल भी अगर आप लेते हैं ना 10-12 हज़ार का, बल्कि मोबाइल से भी नीचे की एग्जांपल, आप एक छोटा सा कैलकुलेटर भी लेते हैं ना, तो आप उसको खरीदने से पहले उसको कुछ ना किस सिंपल वे में टेस्ट करते हैं कि यार मैं टेस्ट कर लूँ ये 4 + 5 = 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये ऑन ऑफ का बटन दबाने से चल रहा है कि नहीं चल रहा। और ये टेस्टिंग, जब आप 1-2 हज़ार की कोई आईटी सिस्टम बाय कर रहे हो तो उसकी पहले टेस्टिंग करते हैं, ध्यान से देख लेते हैं, अच्छा ICAP की परमिसिबल लिस्ट में इसका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं मैं जिस मकसद के लिए इसको खरीद रहा हूँ वो मकसद ही पूरा ना हो। कैलकुलेटर तो मैं खरीद लूँ लेकिन बाद में पता चला ICAP एग्जाम में लेके नहीं जा सकते। तो क्या आप ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट करने से भी पहले आप कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स इंश्योर करते हैं, कंट्रोल्स अप्लाई करते हैं, देखने के लिए कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो सेफ सिक्योर हो और आपका मकसद पूरा हो इससे? तो मुझे बताइए, वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज मिलियंस की आईटी सिस्टम बाय कर रही हैं, इंस्टॉल कर रही हैं, क्या उन्हें आईटी सिस्टम बाय करने से पहले, इंस्टॉल करने से पहले कुछ कंट्रोल्स के ज़रिए से चेक कर लेना नहीं चाहिए कि हम जो आईटी सिस्टम बाय कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम है या एप्लीकेशन, क्या ये हमारे एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स के साथ कंसिस्टेंट है? क्या ये हमारे आईटी के ऑब्जेक्टिव के साथ कंसिस्टेंट? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की इंफॉर्मेशन नीड्स डिफरेंट होती हैं। एजुकेशन सेक्टर में अगर कोई कंपनी है, उसके इंफॉर्मेशन सिस्टम की नीड्स, उसका आईटी सिस्टम डिफरेंट होगा। तो मार्केट में बहुत से आईटी सिस्टम अवेलेबल है। हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन की नेचर, उसके ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए डिसाइड करना है कि हमने कौन सा आईटी सिस्टम बाय करना है। तो स्टार्ट में जो पहला कंट्रोल है जनरल कंट्रोल, अब ये देखें, ये स्पेसिफिकली एक सिस्टम को बाय करने से पहले नहीं देखेंगे, बल्कि हर सिस्टम की बाइंग से पहले ये देखा जाएगा क्या ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स, उसके ऑब्जेक्टिव के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो सबसे पहला कंट्रोल कौन सा? डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ आईटी सिस्टम। इसमें 2 नाम है, डेवलपमेंट और एक्विजिशन। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका अपना इन हाउस आईटी डिपार्टमेंट होता है, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, लेकिन ये बहुत कम होती हैं। ज़्यादातर कंपनीज क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं, खरीदती हैं मार्केट से आईटी सिस्टम। तो पहला कैटेगरी ऑफ आईटी जनरल कंट्रोल क्या है? डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ आईटी सिस्टम, जो हमें क्या बता रहा है कि आप जो भी आईटी सिस्टम बाय करने जा रहे हैं, पहले चेक कर लीजिए वो आपकी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, आपकी नेचर के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो सारी इन्वेस्टमेंट करके बाद में पता चले ये आईटी सिस्टम बाय नहीं करना था। ठीक है, शायद कभी आपके साथ इस तरह हुआ, आपने कोई बड़ी सर्च करके एक मोबाइल लिया और बाद में पता चले कि वो जिस पर्पज़ के लिए ख़रीदा था वो है ही नहीं। एक आध दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ, एक सॉफ्टवेयर था वो ब्लूटूथ के जरिए चलता था, लैपटॉप मैंने चेंज किया और बाद में पता चला जो नया लैपटॉप लिया उसमें ब्लूटूथ थी ही नहीं। वो बाद में हर लैदा से डिवाइस मिल जाती है, अटैच हो जाती है, लेकिन फिर प्रॉब्लम बाहर फिर भी होती है। तो यही वो कह रहा है कि आपने जब आईटी सिस्टम बाय करना है कोई भी, अच्छे तरीके से पहले देख लें आपकी नीड्स को पूरा कर होना चाहिए कि नहीं। चलिए, इसका ताल्लुक है आईटी सिस्टम को एक्वायर करने से। ये सारे कंट्रोल्स किससे रिलेटेड होंगे? आईटी सिस्टम को एक्वायर कर। अच्छा, हमने एक आईटी सिस्टम को एक्वायर कर लिया, अब उसके बाद क्या करना है? उसको जाहिर है यूज़ करने की बारी आई।
लेकिन बताइए मार्केट में जो रेडीमेड आईटी सिस्टम हमने बाय किया, क्या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के साथ परफेक्टली मैच कर रहा होगा कि हो सकता है हमें उसमें कुछ थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करवाने की ज़रूरत पड़े उसी वक्त भी, या हो सकता है बाद में बाय द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे हो सकता है हमने जो आईटी सिस्टम बाय किया उसमें क्रेडिट सेल की ऑप्शन है और हम क्रेडिट सेल के साथ कैश सेल की ऑप्शन भी देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कैश सेल्स का मॉड्यूल भी उसमें ऐड करवा दिया जाए आईटी सिस्टम में। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक आईटी सिस्टम आपने बाय किया उसके बाद फिर उसमें सब्सिक्वेंटली उसके सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम में कुछ चेंजेस की जाएं? बिल्कुल चेंज। अच्छा, इसमें दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा, दो कंट्रोल्स है, दोनों में चेंजेस का नाम आ रहा है, दोनों में फ़र्क है। एक कंट्रोल क्या है? एक कंट्रोल है कि डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिंग ऑफ चेंजेस टू प्रोग्राम, दूसरा है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड चेंजेस टू प्रोग्राम। दोनों में फर्क जरा समझिएगा। एक चेंज ये है, सीएफओ ने कहा सर हम कैश सेल भी ऑफर करना चाहते हैं, तो इसीलिए डायरेक्टर को रिक्वेस्ट की उसने, सर आप इजाज़त दीजिए कि हमने जो आईटी सिस्टम बाय किया है इसमें कैश सेल का प्रोग्राम भी ऐड करवा दें, कैश सेल्स की ऑप्शन भी ऐड करवा दें। क्या इस चेंज करवाने के लिए, अब देखें इंजीनियर के साथ सीएफओ की डायरेक्ट भी हेलो आया है, क्या सीएफओ के कहने से इंजीनियर जो हैं, जो आईटी कंसल्टेंट है, वो फौरी तौर पे चेंज कर दें कि ये अप्रूवल ऑथोराइजेशन डायरेक्टर्स की तरफ से होनी चाहिए? और डायरेक्टर्स की तरफ से मुझे बताइए ज़बानी कलामी हो जाए कि रिटर्न फॉर्म में? रिटर्न फॉर्म में हो जाए। ये चेंज हो रहा है। एक चेंज वो है जो विद इन द कंपनी हायर मैनेजमेंट अपनी ज़रूरत के मुताबिक सिस्टम को चेंज करवाना चाहती है। एक ये चेंज होनी चाहिए लेकिन प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड एंड अप्रूव्ड होनी चाहिए। एक वो चेंज होती है जो हैकर्स करते हैं, जो वायरस करते हैं, हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, हमारे सिस्टम की वर्किंग जो है उसको चेंज कर देते हैं। अब अगर हैकर्स कोई हमारे डाटा को, हमारे प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को एक्सेस करके उसको चेंज कर दे, करप्ट कर दे, क्या ये चेंजेस होनी चाहिए? ये चेंजेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, किसी कॉस्ट में, किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। ये दोनों तरह की चेंजेस फर्क, एक वो है जो ऑथोराइज चेंजेस होनी चाहिए, एक वो है अनऑथोराइज चेंजेस जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? अगर फर्क समझ आ रहा है तो मुझे बताइए, जब वो ये कह रहा है डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिंग ऑफ चेंजेस टू प्रोग्राम, तो इससे कौन सी चेंज मुराद है? जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायर मैनेजमेंट चाह रही है सिस्टम में करना, ठीक है? क्योंकि बाज़ का ट्रांजैक्शन की नेचर वगैरह चेंज हो जाती है, हो सकता है बिजनेस की नेचर से। और ये प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड चेंजेस टू प्रोग्राम एंड डाटा फाइल, इससे क्या मुराद है? वो चेंज जो मैनेजमेंट की, हायर मैनेजमेंट की अप्रूवल, इजाजत के बगैर लोग करते हैं, नॉर्मली ये हैकर्स करते हैं। इससे मुराद वो हैकर जो हमारे सिस्टम को एक्सेस करके करप्ट करते हैं ना, वो मुराद है। अच्छा बताइए, ये जो अनऑथोराइज्ड चेंज है, ऑथोराइज्ड चेंज हमेशा हायर मैनेजमेंट की तरफ से आएगी और डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होगी, एग्रीड? अनऑथोराइज्ड चेंज बताइए क्या हमेशा आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आएगी या इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी आएगी? इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकती। बहुत से एम्प्लॉइज भी डेटाबेस को एक्सेस करके करप्ट कर सकते हैं। खास तौर पे ऐसे एम्प्लॉइज जिनको आप प्रमोशन ना दें या जिनको आप बिला वजह जॉब से निकाल दें, वो फिर क्या करते हैं? फिर वो जाते हुए सिस्टम को एक्सेस करके सारा सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब फर्ज कीजिए हमारे टीए भाई, इनके पास हमारे आईटी सिस्टम की एक्सेस है, वो जो ऑनलाइन का कोर्स है उसकी एक्सेस है इनके पास, और ये फाइल्स नॉर्मली लेक्चर्स को ये चेक करते रहते हैं कि लेक्चर ठीक चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, असाइनमेंट जो है वो सबमिट हो गई है, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखते रहते हैं कि कोई चीज़ अगर इमीडिएटली कोई स्टूडेंट ने कहा नोट सर अपलोड नहीं हुए, आज लेक्चर सर शेयर करना भूल गए हैं, ये मुझे बताते हैं और मैं उसको चेंज कर देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि किसी वजह से इनको हमने कहा जाए भाई अब आपकी ज़रूरत नहीं, मिसाल दे रहा हूँ, उन्होंने कहा अच्छा मेरी ज़रूरत नहीं। जब रात को 12-1 बजे तक बैठ के असाइनमेंट चेक करनी थी तब मेरी ज़रूरत थी, हैं? जब महीना पहले सारे टीएज अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी करने के लिए छुट्टियों पे चले गए और मैं नहीं गया कि सेशन कंप्लीट हो जाए, तब मेरी ज़रूरत थी। अब जैसे ही सेशन कंप्लीट हुआ तो मेरी ज़रूरत नहीं रही, ठीक है कोई बात नहीं,
अगर इनका माइंड थोड़ा सा भी मेरे जैसे मिलता जुलता हुआ क्या करेंगे? कहेंगे ठीक है सर, एक्सेस करेंगे, उसके अंदर सारे लेक्चर, सारे नोट्स, सारे टेस्ट, सारा कुछ उड़ा देंगे और फिर कहेंगे सर अब आप मुझे ढूंढे। भाई हो सकता है कि नहीं? तो याद रखिएगा जो प्रोग्राम में चेंजेस आ सकती हैं वो आउटसाइड भी आ सकती हैं, इसलिए हमारा एक आईटी में कंट्रोल होता है, अभी पढ़ेंगे। जिस एम्प्लॉय को भी आपने टर्मिनेट करना है ना, उसको टर्मिनेशन नोटिस बाद में देना है, उसके पहले आईटी के जितने भी लॉगिन है ना उसको ब्लॉक कर दें, उसको ब्लॉक कर दें ताकि वो कोई ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान ना पहुंचा सके। तो देखें, दो तरह के चेंजेस मैं आपको बता रहा हूं। एक वो प्रोग्राम चेंजेस जो कि हायर मैनेजमेंट की तरफ से होती है, ये अप्रूव्ड होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए हायर मैनेजमेंट। और एक वो जो अनऑथोराइज्ड प्रोग्राम चेंजेस जो हैकर वगैरह करते हैं, ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है अनऑथोराइज्ड चेंज, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी। एग्जाम में अगर सिर्फ प्रोग्राम चेंजेस की बात करें ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम चीज सुन लें, सिर्फ प्रोग्राम चेंजेस की, तो आप कौन सा प्रोग्राम चेंजेस एज्यूम करेंगे? ये दूसरे वाला के तीसरे वाला? दूसरे वाला। अगर मार्क्स ज्यादा हो 8-10 नंबर के साथ पूछ ले तो फिर आप दोनों कवर कर सकते हैं, वरना नॉर्मली 4-5 नंबर के साथ जब वो सिंपल प्रोग्राम। हाँ, अगर वो अनऑथोराइज्ड चेंजेस टू प्रोग्राम की बात करे, ये तीसरे पर। ये चेंजेस हैं जो ऑथोराइज्ड हैं, ये वो चेंजेस हैं जो अनऑथोराइज्ड है। कौन सी वाली होनी चाहिए और कौन सी नहीं? ऑथोराइज्ड होनी चाहिए, लेकिन ऑथोराइज्ड भी डॉक्यूमेंटेड हो, ऑथर वाकई सच में ऑथोराइज्ड हो, और रिटन फॉर्म में। चलिए, ये अभी तक हमने कितने आईटी जनरल कंट्रोल पढ़ लिए? कौन कौन सा? डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन के ऊपर, इसके बाद चेंजेस टू प्रोग्राम, और उसके बाद प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड चेंजेस टू प्रोग्राम। फोर्थ, यूजिंग करेक्ट वर्जन। देखें, सिस्टम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर ले, आप देखेंगे हफ्ते 10 दिन बाद उसकी कोई ना कोई अपडेशन आती रहती है। सिस्टम जो है वो डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। आप बात करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर का ओल्ड वर्जन होता है तो वो नहीं चलता। जैसे एक एप्लीकेशन आपको आप टैक्स की कैलकुलेशन करना सीखते हैं ना, एक क्वेश्चन करने में कितना टाइम लग जाता है टैक्स कैलकुलेट? 15-20 मिनट। प्रैक्टिकली एप्लीकेशन मौजूद है टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, उनमें आप 1500 एम्प्लॉयज़ की भी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी हो ना, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। सिर्फ उतना टाइम लगेगा जितना आप एम्प्लॉय का नाम और उसकी सैलरी कॉपी पेस्ट करने पे लगाएंगे। जो एप्लीकेशन है, टैक्स एप्लीकेशन, वो ऑटोमेटिकली लाइबिलिटी कैलकुलेट कर। लेकिन याद रखें, ये एप्लीकेशन हर साल चेंज होती है, इसका वर्जन हर साल नया आता है। क्यों हर साल नया वर्जन है? टैक्स रेट्स में चेंजेस आ जाती है। तो बताइए, अगर 2022 में टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक 2022 का वर्जन होगा ऐप का, एक 2021 का होगा। कौन सा वर्जन यूज करना चाहिए? इस वाला जो रेलिवेंट। ये ईयर टू ईयर भी ऐप चेंज होती, और बाज़ औक़ात कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एक ही साल के अंदर भी डिफरेंट वर्जन चेंज हो रहे होते हैं। जैसे पेरोल एप्लीकेशन में कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो ओवरटाइम भी करवाती हैं, उन्होंने बिल्ड किया होता है टाइम कि जो एम्प्लॉयज़ 8 बजे से लेके 5 बजे तक काम करेंगे, इतने अरसे में जितना काम करेंगे उन्हें स्टैंडर्ड रेट पे सैलरी मिलेगी। लेकिन जो ओवरटाइम भी लगाएंगे 5 बजे के बाद, उनको जो रेट मिलेगा वो 1.5 टाइम मिलेगा। कास्ट काउंटिंग में शायद आपने पढ़ा होगा, ओवर टाइम के जो आवर्स होते हैं उन पे ज़्यादा रेट में। तो ये सिस्टम को कैसे पता चलता है वाला? उसके अंदर दूसरा वर्जन जो इवनिंग में एक्टिवेट होना है वो भी बिल्ड किया होता है। ठीक है, वो अपने वर्जन के लिहाज से। इसी तरह अगर आप बाज़ औक़ात ये जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट है वहाँ पे जाए, KFC जाए, उनकी मिडनाइट डील्स होती हैं जो कि अच्छा वही डील अगर आप डे टाइम में बाय करें उसका रेट डिफरेंट है, वही आप मिड, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम में रेट चेंज हो जाता है। ये कैसे होता है भला? उस सेल्स एप्लीकेशन के असल में 2 वर्जन होते हैं। उन्होंने शेड्यूलिंग की होती है कि 11:59 तक जितनी भी इनवाइसेस आए ना, वो आपने वर्जन 1 के जरिए से प्रोसेस करनी है, और 12 बजे दूसरा वर्जन एक्टिवेट हो जाएगा।
तो इससे पता हमें ये चला कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो एप्लीकेशन यूज होती हैं उनके डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका करेक्ट वर्जन यूज हो रहा हो उस टाइम पे, करेक्ट। तो ये था हमारा फोर्थ कंट्रोल, क्या कि जो भी ऐप यूज करें, जो भी ऐप, वो चाहे सेल्स की हो, वो चाहे पेरोल की हो, चाहे इन्वेंट्री की हो, उसका करेक्ट वर्जन यूज करना है, ठीक है। मॉर्निंग में मिडनाइट जो डील को एक्टिवेट कर देंगे वो वर्जन यूज कर लेंगे, एम्प्लॉयर आपको लगाएगा 2, और अगर मिडनाइट में मॉर्निंग वाला वर्जन यूज करेंगे कस्टमर 2 लगाएगा, है। तो बेहतर क्या है कि करेक्ट टाइम पे करेक्ट वर्जन यूज करें। 4 कैटेगरीज होगी आईटी जनरल कंट्रोल्स की, कौन कौन से? डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ आईटी सिस्टम, कंट्रोल्स ओवर चेंजेस टू प्रोग्राम, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड चेंजेस टू प्रोग्राम यूजिंग करेक्ट वर्जन। एक्सेस कंट्रोल तो सुना सुना लग रहा है। एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एसेट्स हैं, जिनमें याद रखिए टेंजिबल एसेट्स भी शामिल हैं। आईटी सिस्टम में सिर्फ टेंजिबल एसेट्स होते हैं ना, आईटी सिस्टम में सिर्फ इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं ना, दोनों। तो दोनों को प्रोटेक्ट, नॉर्मली टेंजिबल एसेट्स किस तरह के कंट्रोल से प्रोटेक्ट होते हैं? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, और इनटेंजिबल प्रोग्राम लॉजिकल। फिजिकल की कोई एग्जांपल दीजिए। डोर लॉक्स, डोर लॉक्स और सीसीटीवी कैमरा, अलार्म सिस्टम, बैजेस लगा दिए जाएं ताकि अनऑथराइज्ड पर्सन ना आ सके। तारे लगी होती हैं लेजर वाली, वो रेजिडेंट इवल में जैसी लगी हुई थी। हाँ, वो लेजर भी, वो भी फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल की एग्जांपल्स क्या हैं? पासवर्ड, फायरवॉल। अच्छा, जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, फिंगरप्रिंट्स, वो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है। वो जब हीरो जाता है उधर, वो तो उसमें कॉपी करता है, कहता है सर ये गिलास पानी पीजिए, वो पानी पीता है, उस गिलास को बाथरूम में ले जाके उसके फिंगरप्रिंट्स कॉपी करके वो जो दरवाजा खुलता है ना, उस एक्सेस से, वो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है, वो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल नहीं है। ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो होती है फिजिकल एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए होती है। हाँ, वो जो स्कैन होता है, वो आई कार्टिना स्कैन करते हैं, वो हार्ट बीट स्कैन, वो भी फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जितने भी तरीके हैं वो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल के। और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल की तो आपने 2-3 एग्जांपल बताई है। आपने बताया पासवर्ड, आपने बताया सिस्टम लॉग, आपने बताया फायरवॉल, आपने बताया एंटीवायरस। तो 4-5 हो गई है, काफी है मेरा। कोई और एग्जांपल भी है में तो बता। क्या? मैं समझा, बता। इनक्रिप्शन डाटा की, इनक्रिप्शन के इनक्रिप्टेड फॉर्म में डाटा जाए। ये इनक्रिप्शन क्या होती है? डाटा को इनकोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि उसको कोई दूसरा बंदा रीड ना कर पाए। शाबाश। और फिर जो रेसिपिएंट होता है वो कैसे रीड करता है? उसके पास एक प्राइवेट की होती है, जिसके पास ये प्राइवेट की होगी वही इसको डिकोड कर सकेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। हाँ जी, तो ये हमारे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। अच्छा, एक्सेस कंट्रोल हो गए, एक्सेस कंट्रोल हो गए। इसके बाद कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस। वो कहता है उम्मीद करें अच्छे की, तैयार रहें बुरे के लिए। उम्मीद करें अच्छे की, तैयार रहें। तो उम्मीद करें आपके सारे कंट्रोल सही चलेंगे। एप्लीकेशन कंट्रोल में इनपुट कंट्रोल भी, प्रोसेसिंग कंट्रोल भी, आउटपुट कंट्रोल भी, कंट्रोल ओवर मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा, ये भी ठीक चलेंगे।
जनरल कंट्रोल्स में सिस्टम एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट के कंट्रोल्स ओवर प्रोग्राम चेंजेस, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड चेंजेस टू प्रोग्राम यूजिंग करेक्ट वर्जन, एक्सेस कंट्रोल्स। उम्मीद करें सारे ये जनरल कंट्रोल्स भी सही चलेंगे, लेकिन बुरे के लिए तैयार भी रहें। हो सकता है धमाका हो, सारा आईटी सिस्टम उड़ जाए, आग लग जाए, सैलाब आ जाए, है जल्जला आ जाए, टेररिस्ट अटैक कर दें, ड्रोन अटैक हो जाए, सब कुछ तबाह, हार्डवेयर भी गया, सॉफ्टवेयर भी गया, डाटा भी गया, आप बच गए, आप बच गए। आप सो रहे थे, आपको पता ही नहीं चला क्या हुआ, आप बच गए। अब क्या ऐसे कंट्रोल्स भी होने चाहिए, ऐसे कंट्रोल्स भी होने चाहिए। हाँ, एक जब मैं पढ़ा था, एक बंदे के फैक्ट्री जली, सारा सामान, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री तबाह हो गया। बंदा घर बैठा हुआ था। उसने शाम को जब वो आया, लोकेशन पे पहुंचा, देखा सारा कुछ तबाह हो गया है। उसने उस जली हुई फैक्ट्री के सामने एक बोर्ड लगा दिया। उसने कहा बिजनेस खत्म हुआ है, मेरा एतमाद नहीं, कल से बिजनेस दोबारा शुरू। कहता है यही होना चाहिए। अगर कभी डिजास्टर आने की वजह से आपका इक्विपमेंट, आपका डाटा, आपका सॉफ्टवेयर डिस्ट्रॉय हो भी गया आग की वजह से, जल्जला की वजह से, तो क्या घर आराम से बैठ जाएं, अब खत्म बिजनेस, के बिजनेस कल से शुरू, बिजनेस कल से शुरू। कहता है शुरू, ये कल से शुरू करने के लिए प्लान पहले से करना पड़ेगा, इसे कहते हैं कंटीजेंसी प्लान। तो कहता है स्टेप नंबर 1 में तो ये काम करे, प्रिवेंटिव कंट्रोल। क्या कि ऑर्गेनाइजेशन में जगह जगह पे फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह इंस्टॉल कर दें, कभी आग लगे ना तो वो आप उनको बुझा सके, फुश कर सके। या वो जो बाज का फवारा भी चलता है ऊपर से, हाँ वो फवारे वाला सिस्टम ये लगा दें, ये प्रिवेंटिव कंट्रोल है। फर्ज कीजिए कि ये काम नहीं किया, फिर जब नुकसान हुआ उसके फौरन बाद, अच्छा मुझे बताइए रिकवरी सिर्फ हार्डवेयर की होनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर की भी होनी, कि डाटा तीनों की? हार्डवेयर की रिकवरी के लिए क्या कंट्रोल है? इंश्योरेंस करवाएं। डाटा की रिकवरी के लिए क्या? बैकअप। और सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए, इसके लिए भी बैकअप होता है। अच्छा याद रखें, हमने कहा इंश्योरेंस करवाएंगे, इंश्योरेंस वाले पैसे तो दे भी देंगे, लेकिन जैसे ही हम जाएंगे फौरन कहेंगे सर हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, ये लीजिए ब्रीफकेस। क्या कहेंगे? सर जी जरा सुकून करें, हमें 2-3 महीने इन्वेस्टिगेशन करने दें फिर बताएंगे। तो जब तक वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तब तक घर बैठ जाएं। कहता है थर्ड पार्टी एग्रीमेंट, आप अपने कंपेटिटर्स के साथ एग्रीमेंट करें। अजीब बात, याद रखें प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में कंपेटिटर दुश्मन नहीं होते, कंपेटिटर पेटी भाई भी नहीं होते, कंपेटिटर तो समटाइम्स कंपेटिटर के साथ एग्रीमेंट करते हैं। देखें सर आग हमारी फैक्ट्री में लग सकती है, आपकी फैक्ट्री में भी लग सकती है। अब जैज वाले कह रहे हैं यूफोन वालों को, सर जो टेररिस्ट अटैक से हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम तबाह हो सकता है, आपका भी हो सकता है। आइए वादा करते हैं जिस शहर में हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम डिस्ट्रॉय होगा, हम अपनी सारी डाटा ट्रैफिक आपकी ट्रांसमिशन लाइन पे शिफ्ट कर देंगे जब तक रिकवरी नहीं होती। और इसी तरह जिस शहर में आपका ट्रांसमिशन सिस्टम डिस्ट्रॉय हुआ, हम आपको अपनी स्पेयर कैपेसिटी प्रोवाइड करेंगे, आप अपना डाटा उतने अरसे के लिए शिफ्ट कर लीजिएगा। ये आर्गूमेंट्स करें थर्ड पार्टी, ये एग्रीमेंट्स करें थर्ड पार्टी के साथ, आपको रिस्टोर करने में हेल्प करेंगे। और रूटीन में भी अगर आपके एक इक्विपमेंट खराब हो जाए तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट होने चाहिए। सर्विस लेवल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि एसी खराब हो गया, फोन किया, हाँ भाई आके एसी ठीक करो। कंप्यूटर खराब हो गया, भाई विंडो नहीं चल रही, देखो चेक करो। प्रिंटर जो है वो प्रिंट जो है सही तरीके से एग्रीमेंट किए जाएं ताकि आईटी सिस्टम में कहीं पे भी रूटीन में प्रॉब्लम हो। ये तो डिजास्टर एक एबनॉर्मल सिचुएशन है ना, रूटीन में भी तो सिस्टम रुक सकता है, छोटी मोटी प्रॉब्लम, उसके लिए सर्विस लेवल एग्रीमेंट। और अगर डिजास्टर आ जाए तो उसके साथ फिर थर्ड पार्टी एग्रीमेंट्स कंपेटिटर के साथ कि वो हमें अपना सिस्टम यूज करने की इजाजत दे। ये कौन से कंट्रोल थे? कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन। तो आईटी जनरल कंट्रोल में टोटल मैंने 6 कैटेगरीज बताई, इनमें से 4 कैटेगरीज को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया।
दो कैटेगरीज को विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया है। बताइए कौन सी चार को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया? कंट्रोल्स ओवर डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ आईटी सिस्टम, कंट्रोल्स ओवर प्रोग्राम चेंजेस, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑथराइज्ड चेंजेस टू प्रोग्राम यूजिंग करेक्ट वर्जन, इसको एग्जांपल। और जो बाकी के दो हैं एक्सेस कंट्रोल, कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन, एग्जांपल के साथ क्लियर? ये याद रखिए, इस अटेम्प्ट के लिए ज्यादा अहम है। कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन और पूछने को कुछ भी पूछ सकता है लेकिन कंपैरेटिवली ज्यादा है। एक्सेस कंट्रोल और कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन। अब आगे चलते हैं। सिस्टम बाय करना है कितने का? 50 करोड़ का आईटी सिस्टम। क्या करें? कंट्रोल्स क्या हो? कहता है क्या किसी स्टेप वाइज अप्रोच को फॉलो करना चाहिए सिस्टम को बाय करने से पहले? यस। जिस तरह हमारे आम एक्सपेंसेस करने के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, या समझ लीजिए आपके अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स आपको बताते हैं अकाउंटिंग कैसे करनी है, ऑडिट के स्टैंडर्ड बताते हैं ऑडिट कैसे करना है, उसी तरह आईटी के भी स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपको बताते हैं आईटी सिस्टम बाय कैसे करना है, फिर अगले चैप्टर में बताते हैं उसको यूज कैसे करना है, फिर अगले चैप्टर में बताते हैं उसको अपडेट वगैरह किस तरीके से। तो कहता है आईटी स्टैंडर्ड्स को यूज करें, आईटी स्टैंडर्ड्स को यूज करें। ठीक है, वो एक अप्रोच देते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसमें वो बताते हैं कि हर सिस्टम ने ना 2-3 साल बाद ऑब्सोलीट हो जाना होता है। तो आपने जब सिस्टम को उसके बाद उसको अपडेट करना है या रिप्लेस करना है, तो उस अरसे में आपने किस तरीके से लेके चलना है स्टेप वाइज डिफरेंट लाइफ साइकिल। जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपने कभी पढ़ी अप्रोच कि हर प्रोडक्ट अल्टीमेटली खत्म होना होता है मार, तो उसके खत्म होने से पहले पहले आपको कुछ बजट इकट्ठे करने हैं, उसकी रिप्लेसमेंट के बारे में, न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में चीजें डिसाइड करनी है। तो आईटी स्टैंडर्ड हमें ये सारी गाइडेंस प्रोवाइड करता है। जानना जरूरी नहीं, सिर्फ इतना जानना जरूरी है क्या कि जब कभी आईटी सिस्टम बाय करेंगे हमने कौन से स्टैंडर्ड यूज करने हैं, आईटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आएंगे। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, आईटी सिस्टम में भी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए, लेकिन इसमें सेग्रीगेशन ड्यूटीज क्या है कि जो सिस्टम को बनाता है ना उसे कहते हैं प्रोग्रामर या डेवलपर, और जो इसको यूज करता है उसे कहते हैं यूजर। ठीक है, जो यूजर है वो और प्रोग्रामर अलग-अलग होने चाहिए। अगर बैंक का एम्प्लॉय कहे सर बाहर से आपने 1 लाख रुपया दे के सॉफ्टवेयर बनवाएंगे, मैं आपको फ्री में, आपका भला सोचता हूँ, फ्री में आपको सॉफ्टवेयर बना लेता हूँ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का, बनवा लेना चाहिए उसे। जब यूजर ही डेवलपर है तो मसला क्या भला, उसे पता है सिस्टम को कैसे चेंज करना है, वो अपनी मर्जी से जब चाहेगा सिस्टम को चेंज कर लेगा। अगर यूजर कोई और है डेवलपर कोई और है, यूजर सिस्टम को बाईपास करना चाहे भी नहीं। अगर यूजर को नहीं पता ना, हमने प्राइस जो मास्टर फाइल स्टैंडिंग डाटा पे कंट्रोल लगाए हैं, प्राइस लिस्ट चेंज नहीं हो रही, यूजर को पता चेंज नहीं होगी, तो ये कंट्रोल। लेकिन अगर ये प्राइस जो फिक्स की है उस यूजर ने ही प्रोग्राम डेवलप किया है, तो उसको पता है पीछे से मैं कौन सी कोडिंग चेंज करूंगा तो ये प्राइस चेंज हो जाएगी। इसीलिए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या है कि जो प्रोग्रामर या डेवलपर और ऑपरेटर या यूजर है, ऑपरेटर या यूजर वो अलहदा होना चाहिए। ऑपरेटर यूजर एक ही बात है, डेवलपर प्रोग्रामर एक ही बात, दोनों सेपरेट होने चाहिए। अपने एम्प्लॉय से सॉफ्टवेयर कभी नहीं बनाना, तबाह कर देगा वो। आगे चलते हैं। फुल डॉक्यूमेंटेशन, क्या समझाऊं इसको, क्या कह रहा है? 750 का कैलकुलेटर नहीं, साथ में मैनुअल मिलता है, हर मशीन के साथ मैनुअल मिलता है, जो हमने कभी नहीं पढ़ा वो साइड में रख देते हैं उसको। उसमें उसके सारे फंक्शन होते हैं, किस तरीके से काम करेगा। क्या सिस्टम की फुल डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए और पढ़ भी लेनी है। टेस्टेड बिफोर इंप्लीमेंटेशन, सिस्टम को इंप्लीमेंट करने से पहले लेबोरेटरी में टेस्ट कर लेना चाहिए। किस तरीके से? ऐसा तो नहीं कि सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करे 500 की, प्रोसेस होती है 5000 की, या रिकॉर्ड करे एंट्री इसके बाद बैलेंस शीट टैली ना हो। तो लाइव ऑपरेशन से पहले उसकी बीटा टेस्टिंग, उसे शायद बोलते हैं आईटी की लैंग्वेज में, उसका बीटा उसकी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग होनी चाहिए उसकी, ताकि उसमें जो कमी बेशी है वो दूर करके सही वाला वर्जन हम लॉन्च कर सके। टेस्टेड बिफोर इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, ट्रेनिंग बिफोर लाइव ऑपरेशन होने चाहिए कि एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग करवाई जाए। क्या भाई बाइक चलानी आती है
आपके भाई ने या किसी ने आपको बाइक चलाई होगी, पहले दिन ही कहा होगा ये लो भाई मोटरवे पे निकलो, ये माल रोड पे निकलो, यही कहा था। फिर आपके दिल में कंट्रोल आया, नहीं 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 नहीं, ये तो अभी मेरी सही ट्रेनिंग नहीं हुई, पहले मेरी ट्रेनिंग होगी फिर लाइव ऑपरेशन पे जाऊंगा ना। आपने कहा नहीं नहीं, पहले तो मैं जो किसी पार्क के इर्द गिर्द किसी सुनसान जगह पे हैं वहां पे बाइक चलाने सीखूंगा। ये है टेस्टिंग बिफोर लाइव ऑपरेशन, क्योंकि अगर लाइव ऑपरेशन से ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग दोनों होनी चाहिए। टेस्टिंग होती है सॉफ्टवेयर की कि उसमें कोई मसला तो नहीं है, ट्रेनिंग होती है एम्प्लॉइज की कि उनको सिस्टम इस्तेमाल करना आ गया। और याद रखें, जब कभी नया आईटी सिस्टम आप बाय करते हैं ना, दो तरह की अप्रूवल चाहिए। एक मैनेजमेंट से अप्रूवल चाहिए होती है, क्यों, उन्होंने पैसे देने हैं। एक यूजर्स की तरफ से अप्रूवल चाहिए होती है, वो क्या, कि ठीक है सर मुझे आईटी सिस्टम यूज करना आ गया, बिस्मिल्लाह करें लाइव ऑपरेशन पे हम इसको चलाते हैं। लाइव ऑपरेशंस होने चाहिए। आपने रिसेंटली शायद वो खबरों में पढ़ा होगा, स्टॉक एक्सचेंज इसका आईटी सिस्टम उन्होंने जो है वो नया चेंज किया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही पुराने सिस्टम पे आ गए। क्यों, वो लोगों को चलाना आता है। तो उसमें बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था कि पहले इन्होंने टेस्टिंग क्यों नहीं की, पहले स्टाफ की ट्रेनिंग क्यों नहीं की। बाद इन्वेस्टर सारा इतना डिस्टर्ब हुआ, आपको पता है स्टॉक मार्केट में 1-2 मिनट के लिए भी डिस्टर्बेंस आ जाए, लोगों ने लाखों करोड़ों के डिसीजन करने होते हैं। तो इसीलिए पहले जो भी आईटी सिस्टम आपने बाय करना है, टेस्टिंग भी होनी चाहिए, ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, सिस्टम यूजर की तरफ से अप्रूवल भी होनी चाहिए। बताइए ये सारी एग्जांपल समझ आई। डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन, इसमें फोकस एक्विजिशन के ऊपर करना है। आईटी स्टैंडर्ड को यूज करना चाहिए, सेग्रीगेशन ड्यूटीज होनी चाहिए, फुल डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टिंग बिफोर इंप्लीमेंटेशन, ट्रेनिंग भी, अप्रूवल, कि आईटी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए काम करना है। आईटी स्टैंडर्ड होते हैं, आईटी स्टैंडर्ड। फिर इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिंग ऑफ चेंजेस टू प्रोग्राम। असल में ना चेंजेस टू प्रोग्राम को चेंज करना भी एक तरह से मिनी एक्विजिशन ऑफ आईटी सिस्टम ही होता है। आप उसके अंदर कैश सेल्स की ऑप्शन को ऐड करना चाह रहे हैं, तो एक तरह से कैश सिस्टम अपने आप में छोटा सा आईटी सिस्टम है ना। तो इसीलिए किसी भी प्रोग्राम को चेंज करने के लिए भी तकरीबन वही कंट्रोल्स हैं जो एक्विजिशन के हैं। यानी गेस कीजिए क्या क्या होंगे। क्या प्रोग्राम को चेंज करना है, मैनेजमेंट की तरफ से अप्रूवल होनी चाहिए। क्या जो प्रोग्राम चेंज किया है, चेंज करने के बाद टेस्टिंग बिफोर लाइव ऑपरेशन होनी चाहिए। जो चेंज किया प्रोग्राम, तो नए प्रोग्राम पे ट्रेनिंग होनी चाहिए, फुल डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। हाँ, चेंज करने वाला और क्या का नाम है, प्रोग्रामर या डेवलपर और यूजर या ऑपरेटर अलग अलग होने चाहिए। देखें वो क्या कहता है, कहता है सूटेबल जनरल कंट्रोल। इस लफ्ज से आपको पता चल गया कि इसमें जनरल कंट्रोल ही आने हैं। पहले सूटेबल जनरल कंट्रोल्स होने चाहिए। क्या डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, टेस्टिंग बिफोर लाइव ऑपरेशन होने चाहिए, ट्रेनिंग बिफोर लाइव ऑपरेशन होने चाहिए, एप्रोप्रिएट अप्रूवल होनी चाहिए, इन रिटर्न अप्रूवल होनी चाहिए। चेंज सिस्टम को चेंज करना है, मैनेजमेंट की तरफ से अप्रूवल होनी चाहिए। सेल्स प्राइस को चेंज करना है तो सेल्स स्टाफ के कहने पे चेंज ना कर दे आईटी वाले। क्यों, वो दोस्त है हमारे, दोस्त के कहने पे सिस्टम चेंज नहीं करेंगे, बॉस के कहने पे सिस्टम चेंज करेंगे। और बॉस भी ये ना हो कि सिस्टम को चेंज करने को कहे, सिस्टम धमाके से उड़ जाए चेंज के बाद, तो बॉस मुकर जाए, मैंने तो नहीं कहा था इसको चेंज करने को। मैंने कब कहा था, हाँ, रिटर्न, ताकि सनद रहे, बवक्त जरूरत काम आवे। दो, फिर इसके बाद अच्छा ये कौन सा कंट्रोल है, अच्छा बाहर से खतरा है कि अंदर से भी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए, ये अंदर के बंदे से। फिर इसके बाद इस पे एक था एम्प्लॉय छोड़ के जाए ना तो उसका लॉगिन खत्म कर दो, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। हाँ ठीक है, यहां पे भी आ सकता है ताकि वो प्रोग्राम को चेंज ना कर सके। फिर फिजिकल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, ताकि कोई सिस्टम के पास ना
भाई सिस्टम को चेंज करने के लिए सिस्टम के पास आना पड़ेगा, लेकिन जब हम एक्सेस कंट्रोल बिल्ड कर देंगे कोई सिस्टम के पास ही नहीं आ सकेगा तो चेंज भी नहीं कर सकेगा। प्रोग्राम लॉग क्या कह रहा है? हिस्ट्री के प्रोग्राम किसने एक्सेस किया, कब किया, किसने चेंज किया, कब किया। इन दोनों कंट्रोल में क्या फर्क है? कितना को? ऊपर वाले में एक्सेस नहीं, नीचे वाले में एक्सेस है। हाँ, ये प्रिवेंटिव है, ये डिटेक्टिव है, और ये बैकअप कॉपीज, वायरस प्रोटेक्शन, वायरस प्रोटेक्शन प्रिवेंटिव है। तो ये कंट्रोल देखें, क्या ये सारे कंट्रोल्स अनऑथराइज्ड चेंजेस टू प्रोग्राम या तो उसको रोकेंगे या उसको डिटेक्ट करेंगे, या प्रिवेंट करेंगे या डिटेक्ट करेंगे। ये प्रिवेंट कर रहा है, ये प्रिवेंट कर रहा है, ये डिटेक्ट कर रहा है, ये डिटेक्ट कर रहा है, ये करेक्ट कर रहा है। तो सारे तरह के कंट्रोल, हमारा फोकस इस इश्यू के ऊपर कि ये ना होने पाए किसी भी तरीके से। बे समझ आ रही बात में? कितने कंट्रोल्स पढ़ लिए हमने? 3 नहीं 5 है। कौन कौन से पढ़ लिए? आईटी जनरल कंट्रोल में सिस्टम एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट, प्रोग्राम चेंजेस, प्रिवेंशन डिटेक्शन अनऑथराइज्ड चेंजेस टू प्रोग्राम, एक्सेस कंट्रोल्स, कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन। कौन सा रह गया? करेक्ट वर्जन। करेक्ट वर्जन मतलब करेक्ट वर्जन यूज करना है, ठीक है। ट्रेनिंग करो। अच्छा, इसमें अगर तो आप बाज़ औक़ात ऐसा, ये मिडनाइट डील है ना, केएफसी वाले दे रहे हैं, ये जेएफसी वाले भी दे रहे हैं। आपके घर के करीब नहीं है, हमारे घर के करीब एएफसी तो है, आपने देखे होगा, जेएफसी भी है, एचएफसी भी है, एमएफसी भी है, ये भी मिडनाइट डील ऑफर करते हैं, लेकिन इनके पास केएफसी जैसा सिस्टम नहीं है। ये फिर एम्प्लॉय को मैन्युअली ट्रेन करते हैं। ओ भाई घड़ी देख, जैसे ही 12 बजे ना, उसके बाद जो कस्टमर ऑर्डर देना वो दूसरे वाले रेट पे लगाना। ये तो आप अगर मैनुअल सिस्टम में काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे दीजिए। अगर आईटी सिस्टम है, जॉब शेड्यूल कर दें। शेड्यूल का मतलब क्या? सिस्टम, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, किसमें? बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब शेड्यूलिंग की जाती है। सिस्टम को बता दिया जाता है भाई यहां से लेके या इस टाइम में आपने ये रेट अप्लाई करना है, ये रेट अप्लाई कर। और शायद अखबारों में आपने पढ़ा हो, ये जो ट्यूबवेल चलते हैं ना, इनका 6 बजे तक का रेट डिफरेंट, और 6 बजे के बाद अगर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे वो रेट डिफरेंट। वो कैसे रेट डिफरेंट, कैसे रिकॉर्ड रख लेता है कि 6 बजे पहले कितने यूनिट कंज्यूम है, बाद में कितने? अंदर डिफरेंट वर्जन है, वो रेलिवेंट रेट को अप्लाई करते हैं। सुपरविजन और रिव्यू, ये तो आपको पता है। सुपरविजन का मतलब क्या है? सुपरवाइजर देखता रहे, ओ भाई अभी जो कस्टमर सेल करके गया, लेके गया पिज्जा, जरा दिखाओ क्या इनवॉइस क्या बनाई, सही रेट पे लगाई, शाबाश शाबाश। सुपरविजन है, साथ साथ सेल हो रही है, साथ साथ वो चेक करता है। रिव्यू का मतलब क्या है? मंथ एंड पे मैनेजमेंट चेक करे कि इनवॉइसेस सारी आ जाएं और चेक कर ले कि रेलिवेंट टाइम पे, क्योंकि वो जो उनकी इनवॉइस निकलती है उसके ऊपर टाइम भी लिखा होता है, तो लिखे उस टाइम पे जो वर्जन यूज होना चाहिए उसी के मुताबिक बिलिंग हुई है कि नहीं। ये कंट्रोल्स हो गए, क्लियर? ये थे हमारे आईटी जनरल कंट्रोल्स। नहीं ये थोड़े जल्दी हो गया था, एक कंट्रोल तो भूल ही गए। थोड़ी सी हिम्मत करके ना 5 मिनट में छोटी सी कैलकुलेशन। अच्छा है इंटरेस्टिंग पढ़ने की, अब सिर्फ सुन लें। यह है चेक डिजिट। चेक डिजिट क्या है? देखिए बाज़ औक़ात क्या ऐसा हुआ, कभी आपने ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो और ट्रायल बैलेंस में था 7,150 और आपने 7,510 लिख दिया। हाँ, प्रैक्टिस में भी ऐसा हो सकता है। तो कोई ऐसा कंट्रोल होना चाहिए जो अगर आप ये
कोड्स को एंटर करते हुए गलती कर दें तो आपको बता दें। असल में अभी तो आप एंट्री करते हैं ना, सैलरीज, एक्सपेंस, डेबिट, कैश, क्रेडिट। प्रैक्टिस में ऐसे एंट्रीज नहीं होती। प्रैक्टिस में हर टी काउंट का एक कोड दिया जाता है। आप उसको बाय नेम डेबिट क्रेडिट नहीं करते किसी भी काउंट को, आप उसको डेबिट क्रेडिट करते हैं बाय अकाउंट कोड। इसीलिए चूंकि प्रैक्टिस में आपकी ये डिस्क्रिप्शन की बजाय कोड यूज होते हैं, तो अक्सर एक गलती हो जाती है कि कोड आगे पीछे हो जाए। इस एरर्स को आइडेंटिफाई, ये आपने पिक्चर ले ली है, पिक्चर ले लिया तो ले ले, वरना मुझे थोड़ा सा हिस्सा इरेज करना पड़ेगा। अभी ले लीजिए। तो प्रैक्टिस में इस इशू से बचने के लिए, किस इशू से बचने के लिए कि कहीं काउंट कोड गलत ना एंटर हो जाए, एक कंट्रोल अप्लाई, उसका नाम क्या है, चेक डिजिट। बहुत अच्छा कंट्रोल। इसमें क्या किया जाता भला, आपका जो ओरिजिनल कोड है ना, ओरिजिनल कोड, उसी से एक एक्स्ट्रा डिजिट कैलकुलेट किया जाता है। आपका कोड है जिस पे आप कोड जिससे एक एक्स्ट्रा डिजिट कैलकुलेट किया जाता है, वो एक्स्ट्रा डिजिट क्या करता है, जैसे ही आप, अगर आपने एक्स्ट्रा डिजिट रखा हुआ है, वो आपको मॉनिटर करता रहता है कि आप सही कोड एंटर कर रहे हैं कि नहीं। अगर आपने कोड गलत एंटर किया, फौरन आपको वार्निंग दे देगा कंट्रोल गलत है। ये उसे कैसे पता चलता है कि कोड गलत है, सुन लीजिए। ये मैं अरेंज कर रहा हूं, ये अरेंज कर रहा हूं। असाइनमेंट नोट कर लेना, लिखिए भैया। ये आपने खुद ही चेक कर देना। डिजिट, वेट, अच्छा पहले सुन लें एग्जाम्पल, ध्यान से सुन लें। कह रहे एग्जाम्पल माइट इलस्ट्रेट, या आईकैप की बुक से हमने रेलिवेंट सेक्शन उठाया, हाउ चेक डिजिट्स ऑपरेट इन दिस एग्जाम्पल ए मॉड्यूलस 11। मॉड्यूलस 11 का मतलब है 11 का पहाड़ा। मॉड्यूलस 11 का मतलब क्या है, 11 का पहाड़ा सामने रखते हुए, क्या सामने रखते हुए, अगर मॉड्यूलस 7 कहता तो 7 का पहाड़ा, अगर मॉड्यूलस 9 कहता तो 9 का पहाड़ा। इसका मतलब मॉड्यूलस 11 का मतलब है कि जो आखिरी चेक डिजिट आएगा वो 0 से लेके 10 तक हो सकता है। मॉड्यूलस 9 का मतलब 9 का पहाड़ा पढ़ना है, और जो डिजिट आएगा वो 0 से लेके 8 तक हो सकता है। मॉड्यूलस 5 का मतलब क्या है, 5 का पहाड़ा पढ़ना है, और जो चेक डिजिट आएगा एंड में वो 0 से 4 तक हो सकता है। मॉड्यूलस 3 का मतलब क्या है, 3 का पहाड़ा पढ़ना है, और जो चेक डिजिट आएगा 0 से लेके 2 तक हो सकता है। अब कैसे, इसको देख, कहते हैं मॉड्यूलस 11 की एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आप चाहे तो मॉड्यूलस 7 की एग्जांपल भी ले सकते हैं। चेक डिजिट सिस्टम वेयर द चेक डिजिट कैन बी एनी ऑफ 11 नंबर। चेक 11 के मॉड्यूलस में चेक डिजिट 11 तक कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन 11 तक नंबर से क्या मुराद है, 0 से 10, 1 से 11 नहीं, 0 से। भाई क्लियर हुई है बात कि 11 तक में से कोई भी डिजिट हो सकता है, 11 नहीं होगा, 0 से 0 भी हो सकता है। कह रहा है बेसिक कोडिंग सिस्टम फॉर, कहता है मैं 5 डिजिट को, आप चाहे तो 8 की भी एग्जांपल ले सकते हैं, चाहे तो 3 की भी, लेकिन एक रीजनेबल ताकि आपको वर्किंग समझ आ जाए। 5 डिजिट कोड एंड ए 6 डिजिट विल बी एडेड टू कंप्लीट द कोड। कहता है 5 डिजिट आपका ओरिजिनल कोड होगा, इस ओरिजिनल कोड से 6ठा डिजिट कैलकुलेट किया जाएगा, और फिर आपका जो कोड आप कंज्यूमर को बताएंगे ना वो 6 डिजिट होंगे। ठीक है, 5। कहता है फॉर एग्जांपल ओरिजिनल कोड है 2 3 4 6 7। आपने करना क्या है, देखिए ये सारी कैलकुलेशन सामने हुई है, लेकिन मैं दोबारा इसलिए इधर कर रहा हूं,
इसमें आपको देख के स्टेप वाइज नहीं पता चलेगा पहले क्या काम हुआ है बाद में क्या काम हुआ है। सबसे पहले आपने क्या करना है, डिजिट इधर लिखने हैं। क्या था ये, ऐसे, ये ऊपर से नीचे भाई, पहले ये सर 2 3 2 3 4। अच्छा, ये फिलहाल एक्स मैंने कर दिया इसको, ये हमारा अननोन है, ये अभी इसको कैलकुलेट करते हैं, कोई बात नहीं। अब यहां से वापस जाना है, ये ऊपर से नीचे वापस भी इधर जाना है। 1 2 3 4 5 6, बस बस बस। अब क्या, अब मल्टीप्लाई का डिजिट का ये वेट है, क्या है वेट, तो वेटेड कैलकुलेट करना है ना। 2 6 12 3 5 15। ये एक्स है, एक्स है, इसको कैलकुलेट करना। अब इसको ऐड कर लें, क्या जवाब आया 75। यहां तक काम सेम होगा। अब मॉड्यूलस सिस्टम, मॉड्यूलस कौन सा था, तो अब 11 का पहाड़ा पढ़ना है जो 75 के इमीडिएटली बाद के नंबर पे जा। 70, 11 1 कम 11, 75 से कम है, 11 दूना 22, 75 से कम, 11 दिया 33, 75 से कम है, 4 44 से कम, 55 66, 11 77, 75 से ज्यादा, तो इधर लिख देना 11 77 77। तो बैलेंसिंग क्या है 2, तो 2 मतलब इधर क्या है, तो आपका कोड क्या बना 2 3 4 6। अब आप खुद सोचिए, जब आप ये 2 3 4 6 7 को 2 3 6 4 7 करेंगे, 6 4 7 2 कर दिया ना ये, तो क्या आप एंड पे तो 2 लिखा ना, 2 3 4 6 7 2 को 2 3 4 7 6 2 कर देंगे, तो सिस्टम को पता नहीं चल जाएगा कि आपने कोड गलत एंटर किया। क्यों, क्योंकि जो इसका चेक डिजिट है वो 2 नहीं आएगा, वो कोई प्रोबेबली कोई और आएगा। इसीलिए ये चेक डिजिट आपका जो ट्रांसपोजिशन एरर है उसको डिटेक्ट कर लेता है। ये इजाद इसीलिए हुआ, किया इसीलिए गया ताकि आप, क्योंकि प्रैक्टिकली ज्यादातर काम होता है टी काउंट्स के ऊपर, काउंट कोड्स के जरिए से। इवन आपका ये कॉलेज में भी आपको बाय नेम कोई नहीं जानता, आप जाएंगे आपसे आईडी पूछेंगे। प्रैक्टिस में प्रैक्टिस में भी आप बैंक में काउंट करवाने चले जाएं, आप नादरा के दफ्तर में चले जाएं, कहीं पे भी वो आपसे आईडी पूछते हैं। प्रैक्टिस में सारा, तो आईडी में कोड में हमेशा गलती का चांस होता है, नंबर आगे पीछे हो सकता है। 1 मिनट है, अब आप जरा जल्दी से एक कोड जरा कीजिए। मैं कोड देता हूं, आपने मॉड्यूलस 7 के ऊपर कैलकुलेशन करनी है। ओरिजिनल कोड मैं बताने लगा हूं, आपने एक्स्ट्रा डिजिट कैलकुलेट करना है। ओरिजिनल कोड है 1354, बस ठीक है 1354। देखते हैं सबसे पहले कौन करता। 7 का मॉड्यूलस है 1354, 1354 x 1 2 3 4 5, 5 का 5 4 3 12 5 3 15 4 2 8, 12 8 20 30 35 40, 7 7 का 42, 2 भाई 2 आता है, ये 1 कौन था, खुदा का होगा, कैलकुलेटर से नहीं आपसे 2 ही आया ना, भाई ने ठीक किया। ये है जब पता चला चेक डिजिट किसका। अब ये इनपुट कंट्रोल क्यों है, समझ आ गया। इनपुट करते हुए गलत कोड एंटर करेंगे, फौरन धमाका हो जाएगा, अंदर से लॉक एक हाथ निकलेगा, आगे क्या भाई गलत किया है,
आप कहेंगे तुम्हें कैसे पता चला गलत है? उसने कहा क्योंकि जिस कोड का चेक डिजिट लगाया हुआ है तुमने, वो ये कोड नहीं है, इस कोड का चेक डिजिट और है, तो सही कोड है। समझ आ गई वर्किंग इसकी? यह है चेक डिजिट। चलिए, अच्छा, इसके साथ हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, यह मॉडिफिकेशन रहती है, एक और कंसेप्ट भी रहता है। अब आप सोच के आइए कौन सा कंसेप्ट। और नेक्स्ट क्लास में 24 मोटर की रिपेयरिंग कैसे, ये मैं नहीं सिखाता। 24 हाँ 24, शाबाश, 24। क्या कह रहे हैं? बिरयानी, कबाब बिरयानी, क्या कह रहे हैं? नहीं, वो नहीं मिलती यार, ऐसे काम हमसे ना करवाएं। हाँ। अच्छा, तो इंशाल्लाह फिर हमारी आखिरी क्लास होगी दोपहर को 2:15 बजे। क्या टाइम था? 1:15 है? हाँ सॉरी, 1:15। कल तो जुम्मा था, इस वजह 2:15, 1:15 बजे इंशाल्लाह। चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।